हिस्ट्री इंट्रो की इस पहली क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में भी ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, यानी कि पहली क्लास रहेगी, जिसमें मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से हम शुरू करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई। और ऐसा नहीं है कि जो ये शब्द जुड़ा है मौर्य, तो ये प्रथम बार इन्हीं के नाम में प्रयोग किया गया हो, या फिर इन्होंने इसके संस्थापक हैं तो इन्होंने स्थापना की। जबकि इससे पहले इनके पिताजी चंद्रवर्धन मौर्य और इनकी माताजी मूरा देवी, और इतना हमें इसका साक्ष्य प्रमाण है हमारे पास, यानी कि इतिहास में इनका जिक्र है। तो इससे पहले भी मौर्य साम्राज्य था, पर संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जब घनानंद के द्वारा छल से चंद्रवर्धन मौर्य को पराजित किया गया और इनकी माताजी चंद्रगुप्त मौर्य की माताजी को जब बंदी बनाया गया, उसके बाद इनके मामा के द्वारा इनको एक मालिक को बेच दिया जाता है, क्योंकि उस समय पे दास प्रथा प्रचलित थी। और वहीं पर घटना होती है कि जब विदेशी अलेक्जेंडर सेल्यूकस निकाटर की निगाह भारत पर थी, भारत की भूमि पर थी, तब चाणक्य चिंतित होकर मगध साम्राज्य के राजा घनानंद, इस नाम को ध्यान रखना, घनानंद या धनानंद कई जगह पर जिक्र मिलता है ऐसे, तो तुम तो ये ध्यान रखना। वहां पर अपनी बात लेके जाते हैं कि देश पे ऐसे ऐसे खतरा है, तुम अपने अपने साम्राज्य की और मत्ता को अखंड भारत बनाओ और इसकी रक्षा करो। तब घनानंद कहता है कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य, सब मेरे से डरते हैं आसपास के लोग, और मगध को ऐसा हरा जाए ऐसा कौन पैदा हुआ है। और ये बात सच थी, साम्राज्य बड़ा था और काफी मजबूत था, लेकिन जो आसपास के और जनपद थे उनकी चिंता चाणक्य को थी। चाणक्य को अपमानित करके वो भगा देते हैं। चाणक्य वहां पर शपथ लेते हैं कि जब तक मैं अपनी शिखा को जब तक नहीं बांधूंगा, जब तक तुझे गद्दी से नहीं उखाड़ फेंकूंगा। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की। तो तुम ध्यान से देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व हुआ था। इस बात का तुम ध्यान रखना। 345 बीसी मगध के क्षेत्र में हुआ था। वे मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम सम्राट थे, यानी कि पहले इनके पिताजी भी सम्राट ही थे, राजा ही थे, लेकिन मुख्य जो मान्यता दी गई है प्रथम सम्राट की मौर्य साम्राज्य में, वो चंद्रगुप्त मौर्य को और संस्थापक के रूप में मान्यता दी गई है, जिनका शासनकाल लगभग 321 से 297 तक चला। हाँ, ये तारीख है 321 से 297 ऐसे घट क्यों गई? ये साइंस स्ट्रीम वाले या फिर जिन्होंने इतिहास पहले नहीं पढ़ा उनको ये कंफ्यूजन होगा। तो इस पे तारीखों को इतिहास में कैसे गिना जाता है और ये उल्टी क्यों चलती हैं, फिर आगे बढ़ती कैसे हैं और कब से गिनिंग क्या हुआ, इसमें मैं टोटल क्लास ले चुका हूँ। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके इस क्लास के बाद तुम देख सकती हो। तो ईसा पूर्व तक था इनका शासनकाल, बहुत समय तक और अच्छा शासन किया इन्होंने। अब इनके बारे में अगली बात जो समझने लायक है, वे एक महान योद्धा थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है तो एक योद्धा तो होगा ही। लंबी लंबी पैक के शासन नहीं चलते थे उस जमाने में, क्योंकि वो जमाना वीरता का था। ऐसे नहीं कि अब तुम जुमलेबाजी करते रहो और देश को धर्म के नाम पर उल्लू बनाते रहो और चलाते रहो शासन, ऐसा नहीं था। राजनीतिककार थे, यानी कि पॉलिटिशियन, जिन्होंने भारत को एक अखिल भारतीय साम्राज्य यानी कि अखंड भारत, अगर सबसे पहले भारत को अखंड करने का श्रेय दिया जाए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, ये दिया क्या जाए, साम्राज्य में परिवर्तन किया।
यानी कि अखिल भारतीय साम्राज्य यानी कि अखंड भारत में परिवर्तित किया। उन्होंने नंद वंश के अत्याचारी शासक नंद वंश के अत्याचारी शासक घनानंद को हराकर अपना शासन स्थापित किया। अब यहाँ पर ये शब्द लिखा है अत्याचारी शासक। इतने ज्यादा अत्याचार उन्होंने किए भी नहीं थे, लेकिन इस टाइम पे राजनीति में उन्हीं राजाओं को महत्व दिया जाता है जिनकी पब्लिक ज्यादा है, यानी कि उस जाति की जनता ज्यादा है, क्योंकि जिसका ज्यादा वोट रहेगा उसकी सरकार पैरों में पड़ी रहेगी, क्योंकि उनको चाहिए राजाओं के नाम पर वोट। तो अगर किसी राजा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है तो ये भी पक्का भरोसा मत करना कि वो राजा इतना महान था। ये तो राजनेताओं के द्वारा वोट पाने के लिए तुम एक चूहे जैसे बल वाले राजा को तुम हाथी का बल वो दिखा दें, और एक हाथी जैसे बलशाली राजा को तुम चूहा घोषित कर दें। तो ऐसे घनानंद भी एक अच्छे शासक थे, पर जितना अत्याचारी इनको सीरियल में या फिर वैसे दिखाया गया या फिर सरकार इनको मान्यता नहीं देती या फिर मानती नहीं, वो ये कारण है कि इनके लोगों की जनसंख्या कम है, वोट बैंक कम है। हरियाली इनका वोट बैंक ज्यादा होता ना तो इनको ज्यादा महत्व दिया जाता। तो ये राजाओं के साथ और राजनीति में होता है। घनानंद को हराकर अपना शासन स्थापित किया। अगला अगला पॉइंट क्या है समझो वो। हाँ, अगला है चंद्रगुप्त के गुरु और मार्गदर्शक ब्राह्मण चाणक्य कौटिल्य थे। इस बात को हाईलाइट कर लो तुम, एक शब्द चाणक्य कौटिल्य, इस शब्द को, क्योंकि जो कौटिल्य चाणक्य बहुत विवादित शब्द है। इस पे शायद मैं किसी 12th क्लास की क्लास ले रहा था, जब भी बताया था मैंने कि बहुत से लोग इनको काल्पनिक पात्र मानते हैं, लेकिन अगर हम किताबों की दृष्टि से देखें तो इनको वास्तविक पात्र माना गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको ब्राह्मणों ने एक काल्पनिक पात्र था। इसका स्रोत ये है कि किसी किताब में इनका जिक्र नहीं मिलता उनके समकालीन किसी इतने बड़े अगर ये गुरु रहे तो इनका जिक्र होना चाहिए था। ना ही इंडिका में ना कहीं पर इनका शिलालेख में कौटिल्य चाणक्य का जिक्र नहीं है, इसलिए इनको क्या माना गया, कई एक लोगों ने काल्पनिक कहा है कि चाणक्य क्या थे, काल्पनिक थे। लेकिन हमें क्या करना, हमें इतिहास जिस तरह पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे। तो उनके गुरु कौन थे, ब्राह्मण चाणक्य कौटिल्य, जिन्होंने उन्हें शासन की नीतियां और रणनीतियां सिखाई। चाणक्य की सहायता से उन्होंने एक मजबूत प्रशासन और सैन्य व्यवस्था बनाई, जिसके दम पर उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया और घनानंद को हरा पाए। अगली बात, चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटार से युद्ध किया और उसे पराजित कर काबुल, अफगानिस्तान, कंधार, बलूचिस्तान, ये जो तुम काबुल, अफगानिस्तान, कंधार, बलूचिस्तान अपने अधीन कर लिया गया। अधीन किया इनको, ये सब इतने राज्य इनको दहेज में मिले थे, क्योंकि युद्ध में पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकेटार जब पराजित हो जाता है, अलेक्जेंडर ग्रेट का जो वायरस था, यानी कि उसका जो प्रधानमंत्री था यानी कि मुख्यमंत्री था, तो वो भारत पे उसकी नजर नहीं उठती, वो फिर भी जीतना चाहता है। तो इसको हराने के बाद चाणक्य को संदेह हुआ कि ये तो फिर भी आ सकता है, तो उन्होंने उससे रिश्ता बनाया, यानी कि उसकी लड़की का हाथ मांग लिया। तो हेलेना निकेटार की शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, और ऐसा माना जाता है कि हजारों हाथी उनको दहेज में मिले। हजारों हाथियों के साथ काबुल, अफगानिस्तान, कंधार, बलूचिस्तान क्षेत्र भी उनको दहेज में मिला। और ये तक एग्रीमेंट हुआ कि हेलेना निकेटार के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो कभी भी भारत में किसी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगी। और यही तो कारण था कि अशोक ने अपने भाइयों को मारा। जो अशोक ने जिन भाइयों को मारा था वो हेलेना निकेटार के द्वारा ही उत्पन्न की गई संतान थी, और वो देश को गद्दारी के प्रति यानी अपनी गद्दारी मानसिकता से देखते थे, यानी कि देश को लूटना चाहते थे। तो उस हिसाब से चाणक्य ने अच्छा भी किया है। इस लड़ाई के बाद उन्होंने शांति समझौता किया, जिसमें उन्होंने कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, यानी कि वापस लिए दहेज में मिले उनको। उन्होंने मेगस्थनी जैसे विदेशी राजदूतों को अपनी सभा में आमंत्रित किया, जिससे उनके साम्राज्य की गाथा व्यापक रूप से विदेशी देशों तक पहुंची। हाँ, इस व्यक्ति को भी तुम ध्यान से रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगस्थनी, जिसने एक किताब लिखी इंडिका। और 1830 से पहले मौर्य साम्राज्य को पूरे को 10 के 10 राजाओं को काल्पनिक घोषित कर दिया।
क्या मानते थे, इनको काल्पनिक मानते थे। और अशोक की कहानियां तो प्रचलित थी, इतना कोई महान राजा हो जाए यानी कि इनका नाते, तो उनकी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कुछ लोगों का, कुछ वर्ग का कहना था कि ये तो सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, इनकी कहानियां बौद्ध धर्म में मिलती हैं। बौद्ध धर्म और जो बाद के जैन धर्म हुए उसमें कहानियां मिलती थी। लेकिन इसका खुलासा हुआ जब जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, समझा। समझ तो पहले लिया था पर एकदम से अच्छा पढ़ा वो बाद में ही पढ़ पाया। तो उसके बाद इनको पता चला कि इनके दरबार में एक व्यक्ति आया था यूनान का मेगास्थनीज, चलो उसकी किताब लेके आए। तब पोल खुली, जिन लोगों ने इनका साम्राज्य मिटाया, बिगाड़ा, इनकी लास्ट शासक की हत्या की, वो फिर मुंह छिपाते फिरे। जैसे विदेशी राजदूतों को अपनी सभा में आमंत्रित किया और देशों देशों तो विदेशों तक पहुंची इनकी ख्याति। मेगास्थनीज की लिखी रिपोर्ट से मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। जब इंडिका नामक किताब को भारत लाया गया तब भी ये कुछ एक विशिष्ट वर्ग के हाथों पड़ गई, जो नहीं चाहता था कि मौर्यों का साम्राज्य बाहर आए। तो मौर्यों का साम्राज्य इंडिका में कुछ और है और जो हम रटते हैं उन किताबों में कुछ और है। तो सजेस्ट करूंगा मैं कि इंडिका को ही पढ़ना चाहिए, मिल जाए तो, वैसे तो उपलब्ध नहीं रहती। आगे, चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कृषि, व्यापार, संपत्ति और कर व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। और इसमें चलो मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता, इसमें जो इनकी पहली पत्नी थी वो जिस राजा को हराया था गणानंद को, उनकी बहन थी, बहन का नाम क्या था, दुर्धरा। और दुर्धरा का पुत्र हुआ बिंदुसार। बिंदुसार किसके पिता थे, सम्राट अशोक के, यानी कि सम्राट, इनके बाद इनका शासन आया फिर सम्राट अशोक का आया। अगला पॉइंट, प्रारंभिक जीवन में उन्होंने पंजाब, सिंध के छोटे छोटे शासकों को पराजित किया और अपनी सेना का विस्तार किया। बाद में उन्होंने मगध पर दोबारा आक्रमण किया और नंदों को पराजित किया। नंद यानी कि गणानंद। आगे, शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। ये भी पॉइंट याद करने लायक है कि जब अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और श्रवण बेलगोला जाकर जैन भगवान के शिष्य, यानी कि जैन तीर्थंकरों के, जैन भगवान के शिष्य बनकर अपने जीवन का अंत किया। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार, जो मैंने अभी जिक्र किया था ना, बिंदुसार ने शासन संभाला। और बिंदुसार के बाद किसने शासन संभाला, अशोका। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक दृष्टि से प्राचीन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था ना, जब इतिहास लिखा जा रहा भारत का, तब इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि सब दबा दिया, इतिहास मिटा दिया गया था। लेकिन किताब के पन्ने खाली कहां से भरे जाएं, उधर जैनों का, बुद्ध का थोड़ा बहुत साक्ष्य मिलते उस टाइम, फिर बीच में एक खाली जगह, तो उसको भरने के लिए इतिहासकार चिंतित थे। तो जब लिपि पढ़ी गई एकदम से, तब खुलासा हुआ, तब मौर्यों का कुछ इतिहास बाहर आया। मील का पत्थर है, साबित हुआ उन्होंने एक केंद्रीकृत, सुदृढ़ और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अगला है इसमें, हाँ अगला क्या, ये पूरा ही हो गया। और इस वाली क्लास में तुम देखोगे कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के एक राजा के बारे में समझा। इसके बाद बिंदुसार का राज्य चला, तो बिंदुसार के बारे में कुछ हम पॉइंट पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हम 10 क्लास करेंगे इसमें, और 10 क्लास में मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी तुम्हें हो जाएगी। फिर इसके बाद तुम कमेंट में बताओ कि मौर्य साम्राज्य के बाद हम ब्राह्मण साम्राज्य यानी कि शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने जो स्थापना की, ब्राह्मण साम्राज्य आता है तो हम उसी को पढ़ेंगे। और बौद्ध दर्शन या बौद्ध का जो समय काल रहा, जैन का समय काल रहा, उस पर क्लास लाऊंगे या नहीं, ये भी तुम कमेंट में बताओ। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में।